नमस्कार, मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। निवेशकों के लिए निवेश के हर तरफ से बेहतरीन मौके आ रहे हैं। इक्विटी बाजार में जोश है, गोल्ड की चमक बढ़ रही है और ब्याज दरों में गिरावट की संभावना से डेट में भी निवेश के मौके बन रहे हैं। तो ऐसे में कैसे बनाएं अभी आप एक अच्छा एसेट एलोकेशन प्लान, क्या रहे स्ट्रैटेजी, इसी पर रहने वाली है खास चर्चा। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। कीर्तन शाह, सीईओ क्रेडेंस वेल्थ, और हर्षवर्धन रूंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, रूंगटा सिक्योरिटीज से। हर्षवर्धन और कीर्तन, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। तो शायद कह सकते हैं कि मौका भी और दस्तूर भी है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि निवेशकों के सामने है, क्योंकि अभी एट द मोमेंट एसेट क्लासेस में काफी अच्छा एक कह सकते हैं एक निवेश के मौके बन रहे हैं। क्यों और कैसे, ये समझने की कोशिश करते हैं और ये भी जानते हैं कि अब स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, क्योंकि नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो गई है। तो ऐसे में क्या रहे प्लान। सबसे हॉट कमोडिटी से अभी शुरू करते हैं। कमोडिटी मैंने इसलिए कहा क्योंकि गोल्ड सबसे ज्यादा अभी उबाल पर है। गोल्ड ने 70,000 का लेवल भी पार किया, जो कि पहली बार हुआ है इतिहास में। तो ये जो सोने की चमक बढ़ रही है, कीर्तन मैं अगर आपसे शुरू करूं, क्या बड़ी वजहें हैं और क्या ये मोमेंटम आगे बरकरार रहेगा जो हम तेजी देख रहे हैं विदाउट एनी करेक्शन, क्या ये सस्टेनेबल है? आई थिंक स्वाति जी, दो रीजंस है मेरे थॉट से कि गोल्ड इतना ऊपर क्यों जा रहा है। सबसे पहले तो थोड़ा सा रीएलोकेशन हो रहा है इन्वेस्टमेंट्स का गोल्ड की तरफ, और दूसरा रीजन है डिमांड बढ़ रही है गोल्ड की। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, देखिए, जब भी मार्केट्स इतनी ऊंचाइयां पार कर जाता है या इतने लाइफ टाइम हाई पे है, तो नया इन्वेस्टमेंट्स लगाते समय एक सेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर डेफिनेटली सोचता है। इसीलिए आज मोटा लमसम पैसा इक्विटी में आना बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ लगाना इस मौके पे थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए ये पैसा थोड़ा सा दूसरा एसेट क्लास ढूंढने लगता है, जहां पर गोल्ड प्रोबेबली एक इन्वेस्टमेंट क्लास हो जाता है, जहां पर एलोकेशन जाने लगता है। तो उसकी वजह से एक डिमांड मेरे हिसाब से थोड़ी सी बढ़ रही है। दूसरा, आप अगर देखें, सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली गोल्ड बड़ी तेजी से खरीद रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में चाइना ने हिस्टोरिकल लेवल्स पे गोल्ड की खरीदारी करी थी, जिसकी वजह से भी बहुत ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से गोल्ड में डिमांड बढ़ रही है। पर आप देखिए, इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि दो मेजर रीजंस है। पहला वाला ये है कि रेट एक्सपेक्टेड है कि ग्लोबली टॉप आउट हो जाएंगे, यहां से नीचे गिरने वाले हैं। तो रेट्स जब भी गिरने लगते हैं या गिरने का अनुमान होने लगता है, तो जितने भी लोग फिक्स्ड इनकम में पैसा निवेश करना चाहते हैं, वो रेट्स अगर कम हो जाएंगे तो वहां पैसा नहीं लगाकर कहीं और मूव करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ग्लोबली जब भी रेट्स कम होते हैं तो पैसा रीएलोकेशन की तलाश में गोल्ड में वापस जाता है। और लास्टली, थियोरेटिकली अगर आप देखें, एवरीथिंग एल्स केप्ट एज कांस्टेंट, अगर इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे तो डॉलर थोड़ा सा वीक होना चाहिए। आपने बीच में एक स्पाइक देखी थी, उसको छोड़कर अगर आप देखें, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। और क्योंकि ग्लोबली गोल्ड डॉलर में ट्रेड होता है, डॉलर थोड़ा सा अगर सस्ता हो जाता है तो गोल्ड की डिमांड एज इट इज बढ़ जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है ये 3-4 रीजंस है जिसकी वजह से आप देख रहे गोल्ड में इतनी तेजी। देखिए, गोल्ड को थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे मैक्रो फैक्टर्स एक साथ प्ले करते हैं। आप यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि गोल्ड गिरे, डॉलर थोड़ा सा सस्ता होगा, इंटरेस्ट रेट गिरेंगे, ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स अपना बाइंग कंटिन्यू करेगी और इक्विटी मार्केट्स में वॉलेटिलिटी आएगी। बहुत सारे फैक्टर्स है मेरे हिसाब से गोल्ड में जो आज इंपैक्ट कर रहे हैं, और इसलिए शॉर्ट टर्म गोल्ड की मूवमेंट प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो कंटिन्यू कीजिए, पर नया पैसा डालने के पहले थोड़ा सा सोचिए। ओके, निवेश स्ट्रैटेजी पर भी चर्चा करेंगे। अभी तो फिलहाल हम एक्शन पे बात करते हैं, आखिरकार हो क्या रहा है इन एसेट क्लास में। दूसरा एसेट क्लास जिसमें जबरदस्त तेजी है वो है इक्विटी बाजार। हर्षवर्धन, हमने बाजार में नए रिकॉर्ड बनते हुए देखे। निफ्टी लगभग 22,700 के करीब, सेंसेक्स 74,500 का नया रिकॉर्ड बनाता नजर आया। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स हर जगह तेजी दिख रही है। तो ये बाजार में इन्वेस्ट करने का भी अच्छा मौका है, स्पेशली इक्विटी में, क्योंकि हमें मालूम है अभी काफी एक्शन पैक टाइम है और इस वजह से जो पूरा साल है फाइनेंशियल ईयर
25 का वो इक्विटी निवेशकों के लिए खास रहने वाला है? जी हाँ स्वाति, सो अगर हम इक्विटी मार्केट के आउटलुक के बारे में बात करें, सो उसे हमें हमें इंडियन इकोनॉमी की प्रोग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होगा। सो जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स हैं और जो एक्सपेक्टेड इलेक्शन रिजल्ट्स हैं वो भी करंट डिस्पेंसेशन के फेवर में आते हुए दिख रहे हैं। सो एक स्टेबल गवर्नमेंट मेजोरिटी से आती हुई अगर दिखती है और प्रोग्रेस जो मैक्रो इकोनॉमिक जो डेटा पॉइंट्स हैं और जो गवर्नमेंट की जो प्लान्स हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, अगर हम इन सब चीजों को देखें और हम कंपेयर करें कि ग्लोबली क्या हो रहा है विजा विज इंडियन इकोनॉमी की ट्रैजेक्टरी क्या है, तो यस ये दिखता है कि इक्विटी मार्केट्स में स्ट्रेंथ अभी भी रहेगी। एक पॉइंट ऑफ कंसर्न जो वो ये है कि अगर हम इलेक्शन के रिजल्ट्स का आउटकम देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो आउटकम को प्री प्री एक्सपेक्ट करके मार्केट ऑलरेडी रैली कर चुका है और जब वो रिजल्ट आएंगे तो शायद उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा कि नहीं, आई मीन इट इज एनीबॉडीज गेस, बट नेवरदलेस स्ट्रक्चरली स्पीकिंग हम एक पॉजिटिव जोन में है। तो यस 2025 में भी आपका जो एलोकेशन इक्विटी के लिए था वो आप बना के रख सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना होगा कि इक्विटी शॉर्ट टर्म के लिए होता ही नहीं है। तो अगर सिर्फ 2025 की फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो एलोकेशन बेसिस पे आप नहीं करेंगे। आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान रखते हुए आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग के बेसिस पे जो आपने एसेट एलोकेशन का प्लान बनाया है कि कितना आपका इक्विटी और डेट में होने वाला है, उस हिसाब से आप इक्विटी एलोकेशन करें। ओवरबोर्ड ना जाएं सिर्फ ये देखते हुए कि मार्केट पॉजिटिव लग रहा है तो चलिए अब मैं इक्विटी में और अपना एलोकेशन बढ़ा देता हूं, नहीं, वो तरीके से नहीं करेंगे आप। आपके टाइम होराइजन, रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए और आपके गोल्स को देखते हुए आप अपना एसेट एलोकेशन करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इन्वेस्टर्स को ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपका पोर्टफोलियो आपने शुरू किया था मान लीजिए 50-50 से, 50% इक्विटी 50% डेट, और इक्विटी मार्केट अभी बढ़ चुका है तो आपका एलोकेशन इक्विटी की तरफ ज्यादा हो गया होगा। तो अभी आपके पास वो भी एक चीज करनी होगी आपको कि उसे रीबैलेंस करिए और फिर वो जो इक्विटी ओरिजिनल आपका एलोकेशन था उस बेसिस पे आप एलोकेट करके 2025 में आपका एलोकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो ये इक्विटी की बात हुई। एक और एसेट क्लास जहां पर निवेश के मौके भरपूर हम देख पा रहे हैं आने वाले कुछ समय में, वो है फिक्स्ड इनकम, डेट फंड्स। और रीजन हर किसी को मालूम है कीर्तन कि ऐसी संभावना है कि फाइनली अब जो इंटरेस्ट रेट है उसमें हम एक गिरावट का दौर देखेंगे। तो अभी जो फिक्स्ड इनकम या डेट फंड में जो अभी जो इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरीके की चेंजेस एक्सपेक्ट करें, स्ट्रैटेजी क्या रहे, वो मैं अगली बार आपसे पूछूंगी। लेकिन अभी किस तरीके के बदलाव हो सकते हैं? आई थिंक स्वाति जी, जैसे आपने ऑलरेडी पॉइंट आउट किया है, इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा टॉप आउट हो चुके तो यहाँ से गिरेंगे। और क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से गिरने वाले, दैट इज टिपिकली पॉजिटिव फॉर फिक्स्ड इनकम। तो आज अगर आप फ्रॉम अ पोर्टफोलियो स्टैंड पॉइंट देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, आप लार्जली आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि अगर आप लोअर एंड ऑफ द कर्व है, लॉन्गर एंड ऑफ द कर्व है, कहीं पर भी है, इंटरेस्ट रेट गिरने से आपके पोर्टफोलियो में फायदा होने ही वाला है। तो फिक्स्ड इनकम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगले 18-20 महीनों में, इररिस्पेक्टिव ऑफ कहां पर भी रहे, उसका कोई लेना देना नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ स्ट्रैटेजीज में आप ज्यादा पैसा बना पाएंगे, कुछ में आप कम बना पाएंगे, पर इंटरेस्ट रेट्स अगर ग्लोबली जो एक्सपेक्टेड है टॉप आउट हो चुकी है और यहाँ से नीचे गिरने वाली है, तो 18-20 महीने में हर फिक्स्ड इनकम एलोकेशन पे आप डेफिनेटली अच्छा पैसा बना पाएंगे। तो आपको फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म स्टैंड पॉइंट आपकी फिक्स्ड इनकम स्ट्रेटेजी को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। पर अगर डेफिनेटली आप टैक्टिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं तो आप फिक्स्ड इनकम में डेफिनेटली ध्यान से अगर इन्वेस्ट करेंगे तो अगले 18-20 महीनों में आप डेफिनेटली डबल डिजिट रिटर्न्स निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से, अगर एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट फॉल जो है वो आ जाए अगले 18-20 महीनों में। ओके, तो ये तीनों एसेट क्लास जिसमें एक्शन भरपूर नजर आ रहा है, निवेश के मौके नजर आ रहे हैं, उस पर हमने बात की। क्योंकि हमने गोल्ड से शुरू की थी बात, इसलिए सोने में अब स्मार्ट स्ट्रैटेजी समझना जरूरी है। क्योंकि जैसे सोने की चमक बढ़ती है हर्षवर्धन, लोगों के आंखों की चमक भी बढ़ जाती है और वो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं। अभी किसी को अगर सोने में स्मार्ट स्ट्रैटेजी सेट करनी है
तो ऐसा क्या वो कहां पर निवेश करें जिससे कि इस सिचुएशन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाए और ओवरबोर्ड ना हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसा एसेट क्लास है जहां पर कई बार निवेशक ओवरबोर्ड हो जाते हैं और इमोशनली इन्वेस्ट करने बैठते हैं कि सोना इतनी ऊंचाइयां छू रहा है तो क्या इसका फायदा उठाना भी सही है। तो क्या रहे स्मार्ट स्ट्रैटेजी? सर देखिए स्वाति, हमने हमेशा से, आज नहीं, हम करीबन 10-15 सालों से एक ही चीज बात करते आ रहे हैं कि प्रेशियस मेटल्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सो प्रेशियस मेटल्स के रूप में गोल्ड इज द मोस्ट पॉपुलर, नेक्स्ट होगा सिल्वर। सो अगर आप गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट अपने पोर्टफोलियो में लेते हैं तो आपको ये श्योर होना है कि आप इसी ज्वेलरी फॉर्म में नहीं रहते। तो जो ज्वेलरी आपके सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती है वो इन्वेस्टमेंट नहीं मानी जाती, क्योंकि कभी भी वो आप उसे बेचने के लिए मार्केट में आएंगे ही नहीं। सो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो आप जब जरूरत पड़े तो आप लिक्विडेट कर सकते हैं। सो आपको बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है, उसका अटैचमेंट नहीं रखना है। जो एलोकेशन आप इन्वेस्टमेंट के रूप में करते हैं वो 10 to 15% आपका जो टोटल इन्वेस्टेबल कॉर्पस है उसका 10 to 15% आप गोल्ड में एक्सपोजर लेते हैं। सो उससे ज्यादा भी ना करें, और 10 to 15% एक रीजनेबल एलोकेशन है जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अब इसे किस तरह से इन्वेस्ट करें? जब अगर कोई सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स की इश्यूज चालू हैं तो आप वो सीरीज में उसके बॉन्ड सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब अगर शुरू नहीं है, अगर वो कोई ऑन गोइंग नहीं है, तो आप उसे लिस्टेड है होते हैं, ये सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स एक्सचेंजेस पे लिस्ट होते हैं, जो अगर आप समझे तो एक्सचेंज से आप खरीद सकते हैं। अगर वो ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आपके पास ईटीएफ के ऑप्शन है, आपके पास गोल्ड फंड्स के ऑप्शन है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप म्यूचुअल फंड में करते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में करते हैं, वैसे ही गोल्ड फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका फायदा आपको मिलेगा। सो इन्वेस्ट करने के तरीके बहुत हैं, एंड फाइनली ऑफ कोर्स फिजिकल गोल्ड के रूप में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम एक अनइमोशनल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जब फिजिकल गोल्ड होता है तो बेचने के पहले 10 बार सोचा जाता है। पेपर गोल्ड के फॉर्म में होता है तो आप उसे लिक्विडेट या रिडेम्पशन का बटन दबाना तो काफी हद तक आसान होता है। सो इन्वेस्टमेंट के रूप के हिसाब से ही ट्रीट करें, उससे ज्यादा इमोशनली अटैच ना हो। आपको आपके एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखते हुए 10 to 15% आप एलोकेट कर सकते हैं गोल्ड को। बिल्कुल, तो ये रही सोने में स्मार्ट स्ट्रैटेजी हर्षवर्धन रुंगटा की राय। अब समझना जरूरी है कि डेट में निवेश की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, क्योंकि जैसा कीर्तन आपने बताया कि अच्छे मौके अब हैं आगे, तो कहां पर कैसी कैटेगरीज में अभी निवेश करना सही रहेगा, किस तरीके के फंड्स में इन्वेस्टर्स को जाना चाहिए जिससे कि इस मौके का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए? स्वाति जी, सबसे पहले तो ये एक टैक्टिकल एलोकेशन है, तो इन्वेस्टर्स को मेरी सलाह सुनने के पहले ये समझना पड़ेगा कि ये प्रोबेबली आज का नया पैसा आप जो निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, अगले 18 से 24 महीनों के लिए ये उसी के लिए एप्लीकेबल है। इसको आप अपने ओवरऑल एसेट एलोकेशन में मिक्स मत कीजिएगा। ये आज चलने वाली स्ट्रैटेजी है जो मुझे ऐसा लग रही है कि अगले 18, 20, 24 महीने में ये काम करेगी। तो देखिए, क्योंकि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली टॉप आउट हो जाएंगे, और इंटरेस्ट रेट्स जब गिरना स्टार्ट करते हैं तो हर कैटेगरी के डेट इन्वेस्टर को फायदा होता है, पर सबसे ज्यादा फायदा होता है जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टेड होते हैं। क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन वाले प्रोडक्ट में मान लीजिए अगर दो फंड्स हैं, एक फंड जिसमें 7.5% का यील्ड है और दूसरे में भी 7.5% का यील्ड है, जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो आपका रिटर्न 7.5 से बढ़कर कुछ ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको कैपिटल गेन्स मिलता है। तो अगर आपके पास लॉन्ग ड्यूरेशन फंड है, उसमें आपको मान लीजिए 3 से 4% कैपिटल गेन मिलेगा, पर शॉर्ट टर्म में आपको शायद 1 या 2 ही % मिले। तो अगर आप टैक्टिकली पैसा एलोकेट करना चाहते हैं आज फिक्स्ड इनकम को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में निवेश कीजिए। आपके पास कम से कम 18 से 24 महीने का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए। तो हर इंटरेस्ट रेट फॉल पे आप उसकी आज की जो यील्ड है जो 7-7.5% है, उसके ऊपर आप कैपिटल गेन्स बनाएंगे। तो या तो एक मीडियम ड्यूरेशन फंड ले लीजिए, या मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, इनमें से किसी भी फंड में ले लीजिए। आप टैक्टिकली फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो पे एलोकेशन पे नॉर्मल एवरेज से काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट रेट्स गिरे जो आज एक्सपेक्टेड है। ओके, तो डेट में निवेश के मौके कहां पर है ये बताया कीर्तन शाह ने। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद अगर आपको हर एसेट क्लास में जहां पर आप बिना किसी टेंशन के फंड मैनेजर के ऊपर ये डिसीजन छोड़ सकते हैं,
जिससे कि आप न सिर्फ इक्विटी डेट बल्कि गोल्ड में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। कौन सी है वो कैटेगरी, इस पर बातचीत थोड़ी देर में। देखते रहिए मनी गुरु। हर्षवर्धन रूंगटा और कीर्तन शाह से एसेट एलोकेशन पर एक चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि हर एक एसेट क्लास में अगर आपको स्मार्ट एक्सपोजर रखना है, एक करेक्ट बैलेंस रखना है, तो उसके लिए एसेट एलोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हर्षवर्धन, अभी के बाजार में, अभी के सिनेरियो के हिसाब से इक्विटी डेट और बीच का जो एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी है वो क्या रहनी चाहिए? स्वाति, अभी एक ऐसी रेयर ओकेशंस हैं जहां पे हम इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों में पॉजिटिव आउटलुक देख रहे हैं कि भाई तीनों एक साथ अच्छे रिटर्न्स देने वाले हैं। सो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप रिटर्न्स को ध्यान में रखते हुए एसेट एलोकेशन ना करें। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आप सिर्फ रिटर्न्स को देखते हुए या आउटलुक को देखते हुए आप एसेट एलोकेशन तय नहीं करते। आप जो एसेट एलोकेशन करते हैं वो अपनी लॉन्ग टर्म रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से करते हैं, आपके टाइम होराइजन के बेसिस पे करते हैं और आपके गोल्स के हिसाब से करते हैं। तो अगर आपको कोई भी पैसे अगर शॉर्ट टर्म में चाहिए, मान लीजिए आपको 1 से 3 साल के अंदर में अगर पैसों की जरूरत है, तो नेचुरली आपका एलोकेशन डेट की तरफ ज्यादा होगा। सो रेशियोज की बात करें तो आप हो सकता है कि 50% डेट में हो, 30% इक्विटी और 20% या 15% गोल्ड में हो। सो ऐसे एलोकेशन रेशियोज चेंज होंगे, ये डिपेंड करते हुए कि आपका टाइम होराइजन क्या है। यही इंसान का अगर टाइम होराइजन 10 साल है मिनिमम, तो ये रिवर्स हो जाएगा। आप इक्विटी में 50-60% लगा सकते हैं और बाकी गोल्ड एंड डेट में कर सकते हैं। सो एसेट एलोकेशन काफी हद तक पर्सनलाइज्ड है और वो एसेट क्लास को देखते हुए नहीं, आपकी खुद की रिस्क प्रोफाइलिंग को देखते हुए करना होगा। अब यहाँ पे इमोशनल नहीं होना है, यहाँ पे कैरिड अवे नहीं होना है कि गोल्ड अच्छा लग रहा है तो आज चलो मैं 1 साल के लिए कर दूं। जैसे कीर्तन ने कहा कि अगर आप कोई टैक्टिकल एलोकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपकी गोल्स और रिस्क प्रोफाइलिंग के साथ नहीं है, वो सिर्फ एक प्योर प्ले डेट में क्या होने वाला है उसके बेसिस पे आपने एक टैक्टिकल एलोकेशन किया है और उसे लिंक नहीं करते हैं हम बाकी गोल्स के साथ। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अपने लाइफ के गोल्स मीट करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही आप एलोकेट करेंगे, जो टाइम होराइजन के ऊपर और गोल क्या है उसके ऊपर निर्धारित होगा। सो नॉट बेसिस ऑन कैसे वो एक एसेट परफॉर्म करने वाला है। ओके, तो ये रही एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी। एसेट एलोकेशन की बात हो रही है तो एक ऐसा, मैंने जैसा कहा था कुछ समय पहले, एक ऐसी कैटेगरी है जो कि निवेशकों को मौका देती है 3 मेजर एसेट क्लासेस में निवेश का, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। कीर्तन, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कैसे काम करते हैं और कैसे डिसाइड होता है, कैसे फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि कौन से एसेट क्लास में कितना एक्सपोजर रखने की जरूरत है? आई थिंक देखिए, मल्टी एसेट फंड का फंडा बड़ा सिंपल है। सेबी कैटेगराइजेशन के हिसाब से आपको 3 अलग अलग एसेट क्लासेस में मिनिमम 10-10% एक्सपोजर आपका होना चाहिए। बाकी का 70% एक्सपोजर कहीं पर भी हो सकता है। तो मान लीजिए आपने 10% इक्विटी को दे दिया, 10% फिक्स्ड इनकम को दे दिया और 10% गोल्ड को दे दिया। ये कैटेगराइजेशन के हिसाब से आपने जस्टिफाई कर लिया। बाकी का 70% फंड मैनेजर के डिस्क्रिशन पे, वो कहीं पर भी जहां पर भी पैसा लगाना चाहता है वहां पर पैसा लगा सकता है। अब देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि मल्टी एसेट फंड्स फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इंडस्ट्री में, म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में 3 अलग अलग कैटेगरीज की है। फर्स्ट, एक प्योर मल्टी एसेट फंड, जिसमें आप कह रहे हो कि मैं ऐसे फंड में पैसा लगा रहा हूं जिसमें फंड मैनेजर बिना टैक्सेशन या किसी और चीज को ध्यान में रखकर ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगा कि अगर डेट में अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है तो डेट में इन्वेस्ट करे, रीट में दिख रहा है तो रीट में करे, इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है तो इक्विटी में करे, राइट। पर बहुत सारे, और आई वुड से मेजरली, आज जो मल्टी एसेट फंड्स मार्केट में है वो आपको सिर्फ टैक्स या डेट का एक रिप्लेसमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो आप जैसे ही डेट में इंडेक्सेशन चला गया था, उसके बाद बहुत सारे ऐसे फंड्स आए जो आर्बिट्राज फंड्स में पैसा पार्क करके रखते हैं क्योंकि उसको आपको इक्विटी टैक्सेशन देना है, या ऐसे एलोकेट करके रखते हैं जिससे आपको डेट में इंडेक्सेशन का एडवांटेज मिल जाए। तो सबसे पहले ब्रॉडर एरिया पे आप कैटेगराइज कीजिए कि ट्रू मल्टी एसेट फंड कौन सा है जो मार्केट की अपॉर्चुनिटी को देखकर इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और दूसरे एसेट क्लासेस में पैसा लगाएगा, और कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ टैक्स आर्बिट्राज के लिए आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जो टैक्स आर्बिट्राज के लिए फंड्स बने हुए वो आपके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं है। पर अगर एक अच्छा मल्टी एसेट फंड हो तो बहुत अच्छा
काम कर सकता है, जहां पर आपको डेट से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं और डेट या डेट से थोड़ा सा कम रिस्क में आपको एक रिस्क एडजस्टेड स्ट्रैटेजी डेफिनेटली दे सकता है। तो हर्षवर्धन, तो ये एक करेक्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। फिलहाल एट द मोमेंट गोल्ड में इन्वेस्ट करें, जैसा कीर्तन ने भी बताया कि अगर गोल्ड में एक लिमिटेड एक्सपोजर चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि फंड मैनेजर आपकी एवज में काम करे, तो बेटर है कि आप एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में पैसे डालें। बट वो जो कैटेगरी का भी ओवरऑल एक्सपोजर है वो पोर्टफोलियो में कितना तक सीमित रखना बेटर रहता है? सो देखिए स्वाति, अगर कोई इंसान ऐसा है जिन्हें ये एसेट एलोकेशन अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उसमें नहीं करनी है एक्टिवली, तो वो एक मल्टी एसेट फंड भी अगर लेते हैं तो उसमें उनका काम हो सकता है। उसमें सिर्फ शॉर्ट कमिंग इतनी है जो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की। सो मान लीजिए ट्रू टू लेबल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, वो क्या करता है कि उसमें इक्विटी, डेट, गोल्ड, रीट्स, इनविट्स जो भी है, ये सारे का एक मिश्रण बना के एलोकेशन बेसिस पे वो इन्वेस्ट करते हैं। वो टैक्सेशन के चिंता नहीं कर रहे हैं। सो बेसिकली आप इक्विटी में मान लीजिए आपका 30-40% होगा, डेट में रियल एस्टेट, रीट्स, इनविट्स और गोल्ड में बाकी का एलोकेशन है। तो क्योंकि इक्विटी का एलोकेशन 65% के नीचे है, तो ये टैक्सेशन पर्सपेक्टिव के लिए डेट टैक्सेशन में आएगा। तो कई इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि इक्विटी पे भी मुझे फिर टैक्स का इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो मैं अगर अलग से करता तो मुझे इक्विटी पे प्रेफरेंशियल रेट मिलता और फिर डेट, रियल एस्टेट वगैरह मैं खुद कर लूं। सो अगर कोई इंसान ऐसा है कि वो चाहता है कि वो टैक्सेशन का हर एक एसेट क्लास का अलग अलग फायदा ले, तो फिर उन्हें अलग अलग एसेट्स खुद से खरीदनी होगी। इक्विटी का फायदा उन्हें इक्विटी से फंड से मिलेगा, डेट का डेट से, गोल्ड का वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू ले सकते हैं और रीट्स अलग से। और कोई ऐसे इंसान है जिन्हें टैक्सेशन की चिंता नहीं है, तो वो सिर्फ एक फंड भी अगर लेते हैं जो ट्रू टू लेबल है, वो आर्बिट्राज वगैरह के ऑप्शन से वो इक्विटी टैक्सेशन नहीं करे, वो ट्रू टू लेबल अगर मल्टी एसेट फंड है, तो आपको एक चीज एज इन्वेस्टर क्या मिलती है कि कोई भी एलोकेशन में चेंजेस आपको करने की जरूरत नहीं है। आप एक इमोशनल, ह्यूमंस जनरली थोड़े इमोशनल होते हैं, जिनके बायसेस होते हैं, तो आपको ये जो मल्टी एसेट फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें आपके कोई भी इमोशंस नहीं होते। फंड मैनेजर एक प्री डिटरमाइंड रेशियो या उनकी रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इक्विटी, डेट वगैरह एसेट्स में ऑटोमेटिकली रीबैलेंसिंग करते रहते हैं। सो एक इंसान अगर चाहे तो एक मल्टी एसेट फंड से भी काम हो सकता है उनका। अगर वो टैक्सेशन का फायदा अलग अलग एसेट्स में लेना चाहते हैं तो उन्हें अलग अलग इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब कितना कोई एलोकेट करें, जो आपका नेक्स्ट जो अगला सवाल था वो ये था कि एक इन्वेस्टर एक मल्टी एसेट फंड में कितना निवेश करे। सो वेल, वो डिपेंड करता है इसी चीज पे कि वो टैक्सेशन को कैसे वो ट्रीट करते हैं। कि अगर उन्हें फर्क पड़ता हो इक्विटी, डेट के और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के टैक्सेशन का फायदा अलग से लेना है, तो उनका एलोकेशन बहुत ही कम होगा। अगर उन्हें उसकी चिंता नहीं है तो वो एलोकेशन ज्यादा मल्टी एसेट फंड में कर सकते हैं। और स्पेशली मैं सलाह दूंगा जो इन्वेस्टर्स लेमैन है, जो फाइनेंशियल मार्केट्स की नॉलेज नहीं रखते हैं और जो ये डिसीजन अपने आप से नहीं ले पाते कि कब रीबैलेंस करना है, कितना इक्विटी डेट में करना है, तो आई थिंक उनका ज्यादा एलोकेशन उन्हें मल्टी एसेट फंड में कर देना चाहिए, ताकि वो चिंता उनके ऊपर से हट जाए। बिल्कुल। तो आज हमने बात की हर एक एसेट क्लास में स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या रहे, इस पर बातचीत करने के लिए दोनों ही एक्सपर्ट्स का धन्यवाद करेंगे। हर्षवर्धन और कीर्तन, धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकते एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।